सो कसका केम छो केमन आछो सर आ गए सर एक और नए वीडियो का टॉपिक के साथ अपने संकल्प सीरीज को पूरी जोरों शोरों से शुरू हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरी बहुत अच्छे तरीके से सर हमने कंप्लीट किया है। और अब हम लोग आ चुके हैं सर अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर। आपने अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो जाके उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा सर, क्योंकि इस संकल्प सीरीज में जो हमने संकल्प लिया है सर, और वो संकल्प क्या था कि इस बार 90 पार उस नारा को हम लोग बहुत ही भली भांति चीज़ों को कवर करते हुए आ रहे हैं, और उस जो हमारा एम है उसमें हम बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। ओके भैया, आगे बताइए इसमें हम लोग अब क्या करने वाले हैं। ये संकल्प सीरीज क्या है, हम लोगों ने आपका चेहरा पहली बार देखा है, हम लोग तो आपके बारे में जानते भी नहीं और हम लोग सीरीज के बारे में नहीं जानते भाई। अगर नहीं जानते तो पहले उन वीडियोस को जाके पहले देखो, उन सीरीज के पहले वीडियोस को जाके देखो, तब आपको एक माइंडसेट खुलेगा, माइंड मैप बनेगा कि भैया हम लोग आखिर चीज़ में कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या झंडे गाड़ने वाले इस सीरीज़ के अंदर, हम लोग क्या धमाल मचाने वाले इस सीरीज़ के अंदर, वो आपको सारा पता चल जाएगा। इस चीज़ का तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको पूरा ऑफलाइन टच मिलेगा यहाँ पे, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा अपने अपने घर पे आप फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक वो 1-to-1 का एक वन वे से हम लोग एनर्जी नहीं फ्लो करेंगे, एक दूसरे की तरफ दोनों तरफ से एनर्जी पूरी की पूरी फ्लो होगी यहाँ पे। क्योंकि जितना इंटरेक्शन मैं आपके साथ दिखाऊंगा उतनी एनर्जी, जितना एनर्जी मैं आपको दूंगा मैं आपको दिखाऊंगा उतनी आपको भी मुझे दिखानी होगी, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उतनी चीज़ें आपको भी मेरे साथ बोलनी होगी। क्योंकि जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगी ना तभी क्लास मेमोरेबल बनती है, और जब क्लास मेमोरेबल बनती है ना तभी जाके चीज़ें रिटेन रहती है। आपको पता है ना, वो 10 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, सीढ़ी से कोई बच्चा गिर गया था और ऐसे ऐसे चोट लगी थी, फिर ऐसे ऐसे हुआ था। मैं खेलने गया था, क्रिकेट खेल रहा था, मैंने ऐसे बॉल मारी थी और बॉल वहाँ चला गया था, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, या बॉल मुझे यहाँ आके लग गया था, या बैट मुझे लग गया था, या किसी और ने मुझे आके मार दिया था। ये इंसिडेंट सर याद रहते हैं हम लोगों को, वो मेमोरेबल बना देते हैं उन दिन को। वो पूरा दिन बच्चे को याद रहता है कि उसके आगे क्या किया था, उसके पीछे क्या किया था, कुछ चीज़ अगर चोट लगती तो हाँ उस दिन क्या हो रहा था, कैसे क्या हो रहा था, उसके बाद क्या किया था। सर हर एक चीज़ इंसिडेंट याद रहता है। क्लास का बहुत ही एक फनी सा इंसिडेंट आपको याद होगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत यूनिक था। वैसे हम लोग हर एक क्लास को सर मेमोरेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, यूनिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बात का मैं आपको ज़रूर दावा देता हूँ कि जो एनसीईआरटी में आप मेरे साथ यहाँ पढ़ रहे होगे, जो चैप्टर मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा कि डी एंड हो चुका है एनसीईआरटी से, उस चैप्टर में आपको कोई नहीं हरा सकता। उस एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो जो जड़ है ना, उसमें आपको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी आपको उसमें मात नहीं दे सकता सर। इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है सर। ठीक है, आप चाहो तो नमूना चैप्टर नंबर 1 और 2 में देख सकते हो। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा 1-2 जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, हो सके तो पहले ही देख लेना, क्योंकि सीरीज में चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको फ्लेवर अच्छा मिलेगा, ज़्यादा वो एक मोटिवेशन के साथ आ पाओगे। ठीक है, बाकी सर आपको इन वीडियोस में कुछ चीज़ें होंगी, अगर पहली बार देख रहे हो मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें होंगी, वीडियोस लंबी होगी, पहले से माइंड मैप बना के चलना, वीडियोस लंबी बनेगी, क्योंकि मैं वो हवाबाजी करने नहीं आया हूँ। ये 10 दिन में चैप्टर खत्म एंड ओके टाटा बाय बाय। मैं तो देखो पूरा चैप्टर करा दिया, पूरा सिलेबस करा दिया, नहीं घुसेंगे एकदम अच्छे से डीप हर एक चीज़ में जाएंगे, बहुत तरीके से चीज़ों को करेंगे। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना कि मैंने करा दिया, तब तक मैं चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मैंने चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर दिया आप तक, तब तक मैं चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा सर। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, या मैं इसको टाइम दूँ या नहीं दूँ, बाबू मेरे साथ एक चैप्टर कर ले बस, तेरा सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो सारा का सारा मुझे तेरे माइंड में डाउट चल रहा है ना कि टाइम दूँ क्या, किसी और की वीडियो देख लूँ क्या, जिससे एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, एक चैप्टर मेरे साथ कर ले तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया। तो भैया आपके सिर्फ एनसीईआरटी कराने वाले हो? नहीं बाबू, मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, मैं आपको एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, मैं आपको और भी अलग अलग चीज़ें करवाऊंगा, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोगों का इस बार 90 पार का नारा जो हमने लिया है उसको ज़रूर पूरी करेंगे सर। और वो उसका हम लोग पहला स्टेप यहाँ पे रख रहे हैं, जड़ को मजबूत करके। भैया जड़ को मजबूत करके, कॉन्सेप्ट को मजबूत करके, समझ रहे हैं? जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा, ऊपर का जो स्टेम है पेड़ का वो मजबूत नहीं बनेगा सर। जैसे कॉन्सेप्ट पहले आनी चाहिए, तभी ऊपर के नंबर ऑफ 1000 क्वेश्चन दे दो, तभी बनेंगे सर, जब तक जड़ मजबूत होगा जब जाके। ठीक है, तो पहले हम लोग जड़ को मजबूत करें। 1 और 2 का जड़ बहुत अच्छे से मजबूत हो चुका है, नहीं देखा जाके देख लो, पता चल जाएगा कि कितना मजबूत किया हम लोगों ने 1 और 2 को। और अब चैप्टर नंबर 3 की बारी, एक बार में ठोक डालेंगे सर। चलिए देखते हैं, फुल एनर्जी शुरू करते हैं अब चैप्टर नंबर 3 को सर। और इस चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले
जो नाम है उसको हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, इस नाम को अच्छे से समझेंगे। सर अगर शोर हो रहा है आसपास में, कान में लीड लगा लो, कहीं और अकेले में कोने में जाके बैठ जाओ। अगर अभी नहीं देखना तो बाद में वीडियो देख लो, लेकिन पूरा अटेंशन चाहिए सर मुझे, फुल फोकस के साथ जो मैं बोलूँगा मेरे साथ बोलना है। जो चीज़ें मैं आपको लिखवाने का, जब लिखने को बोलूँगा तब लिखना है, वरना उस टाइम नहीं लिखना, उस टाइम से मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बात मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से पहले उन कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बात सुन लीजिएगा। फिर भी मैं इस बार अभी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट रजिस्टर। आप बहुत सारे होंगे बच्चे यहाँ पे, मैं अभी आगे 2-3 और चैप्टर्स तक ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बातें बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनका 1 और 2 पहले से पढ़ के आ चुके होंगे, उनको सिर्फ 3 से ही शुरू करना होगा। उनको ऐसा है कि 1 और 2 भैया हमें आता है, हमने कहीं और से पढ़ लिया था, हमें फिर से अब टाइम नहीं लगाना, और लेकिन आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बातें भी नहीं बता रहे हो, अब क्या हम पीछे वीडियोज़ को जाके देखें। ठीक है बाबू, मैं बात समझ गया आप लोग की, मैं समझा देता हूँ। आगे आने वाले और 2-3 चैप्टर्स तक मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बात अपनी बताता रहूँगा, अपनी इंट्रो वाली जो भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। मुझे क्योंकि पता है कि बहुत बच्चे के स्कूल वाले बहुत सुपर फास्ट है, राजधानी है, बहुत जल्दी भगाते हैं चीज़ों को और कवर भी करा देते हैं, इसीलिए मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो 2-3 चैप्टर्स तक और ये चीज़ों को, इंट्रोडक्शन वाली चीज़ों को समझाता रहूँगा। क्या था कॉन्सेप्ट रजिस्टर? भैया कॉन्सेप्ट रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको एक 20-30 वाली एक रजिस्टर बनानी है। मैं अभी स्पेसिफिक मैथ के लिए बता रहा हूँ सिर्फ अभी, ठीक है। उस 20-30 वाली कॉपी में आपको ना हर एक कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट भैया? जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट का नाम। जैसे चैप्टर नंबर 3 में अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स का नाम, ठीक है, आपको उस रजिस्टर में लिखना है। ठीक है भैया, समझ गए? आगे बताओ भैया। जब आप लिखोगे आपको उसमें और कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखी, मैं आपको जो जो चीज़ें बोलूँगा सिर्फ आपको वही लिखना है। लेकिन पहले वाई समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर क्यों बनवा रहा हूँ मैं आपसे। उसमें जब आप कॉन्सेप्ट का नाम लिख दोगे एंड देन मैं आपको उसमें 2-3 लाइन छोड़ने को बोलूँगा, ठीक है। अच्छा भैया उसमें क्या होगा? उसमें जैसे मैंने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स करवाए, एनसीईआरटी से कराने वाला हूँ, तो आप सीधा उसमें लिख दोगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 कहाँ का? एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। आपने ये सारे लिख दिए वहाँ पे। भैया 2-3 लाइन क्यों छुड़वाए? हम सिर्फ वहीं पे थोड़ी रुकेंगे, हम तो जैसे एनसीईआरटी की सीरीज़ खत्म होगी हमारी, फिर हम एग्जाम्पलर में भी जाएंगे, तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो कुछ क्वेश्चन होंगे भैया उसको भी हम लोग वहाँ पे लिख रहे होंगे। बात समझ रहे हो? उसको भी हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे होंगे। इससे भैया क्या फ़ायदा होगा? आप सपोज करो आपका पेपर आएंगे, आपके टेस्ट आएंगे, यूनिट टेस्ट आएंगे, सेमेस्टर्स आएंगे, एंड देन वहाँ पे अगर आपके कोई भी चैप्टर डामाडोल निकला, कोई भी चैप्टर में अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि यार मैं ये भूल रहा हूँ, मैं ये वीक हो रहा है, या आपने सपोज करो कॉन्सेप्ट रजिस्टर को ही खोला और आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ा, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में भी आपको रिकॉल करना है, पेपर में सामने से चीज़ें तो खुली नहीं होंगी, आपको रिकॉल ही करना है। तो आप वो जो रिकॉलिंग है उसमें आपको चीज़ें याद नहीं आ रही होगी, तो आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिविजिट करोगे, फिर से समझोगे, फिर से देखोगे, जो भी आपने नोट्स बनाए उससे, या तो इन वीडियोस पे आ जाना, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसमें हो सके तो टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा कि कौन सा चीज़ हमने कब पिक किया है, तो आप सीधा उस कॉन्सेप्ट पे आके उस चीज़ को पढ़ सकते हो। और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे कवर किए होंगे उन क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा हो गए चांसेस कि धीरे धीरे जब आप नंबर ऑफ रिविजन आप करोगे, पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, आपके ना उन क्वेश्चंस में चीज़ें कट हो रहे होंगे। भैया कट क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना मल्टीपल सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो पहली बार में तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ये 4 क्वेश्चन जो है ना, इनमें से मैं 2 भी करूँ तो चलेगा, बाकी दोनों ना रिपीटेटिव है, उसके जैसे ही हैं। आपको अभी जैसे चैप्टर हम करेंगे ये वाला, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ कौन से क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन पहली बार में ना सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है भैया? ओके भैया, ओके ओके ओके। ये तो हुई हमारी कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बातें, कि जो भी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे, जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में हम लोग ढाल देंगे। मतलब पूरा बुक अपना मैथ का वो छोटे से 20-30 वाले पतले से रजिस्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले होंगे और सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मतलब हमें ये तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी कि यार कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे मैथ में और कौन कौन से उसमें क्वेश्चंस मुझे करने हैं, उसके बल्कि बिल्कुल हमें टेंशन नहीं होगी। बात समझो? जैसे घर में पता होता है ना किचन में कि मसाले, कौन सा मसाला कहाँ रखा है, ऐसे कोई सही से फैले हुए नहीं होते, एकदम सिस्टमेटिक वे में पड़े होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, सीधा हाथ डाला वहाँ से निकाला, यूज़ किया, वापस डाल दिया। सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट रजिस्टर में से ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मैं उस चैप्टर पे जाऊँगा, उस कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा, कॉन्सेप्ट को समझूंगा, उस क्वेश्चन को करूँगा, कॉन्सेप्ट खत्म। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर। ठीक है भैया? आप बाकी चैप्टर्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, उसके मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कॉन्सेप्ट रजिस्टर को लेके, जाके देख लेना। वरना
अभी तो पहले सिर्फ मैथ का देखो, अगर जमे तो आप अपने आप बाकी सब्जेक्ट का कर लेना, ठीक है भैया। अब बहुत आपने बातें कर ली, 10 मिनट हो चुके हैं, आपने एक शब्द नहीं पढ़ा है भैया। अरे ठंड रखो भाई, इंट्रोडक्शन है ना यार, बताना पड़ता है, क्या करूँ। सब लोग मुखड़ा पहली बार देख रहे होते हैं, सब लोग संकल्प सीरीज़ को पहली बार सुन रहे होते हैं, तो क्या करें, बताना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर करना, जो भी मेरे रिपीटर व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो आगे वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, आगे चैप्टर्स को भी देखेंगे, तो उसमें मैं पहले से आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 6, 7, 10 मिनट तक ये थोड़ी सी भाषणबाजी चलेगी, वो सारे नए बच्चों के लिए जो कि पहली बार शक्ल देख रहे होंगे, जो कि पहली बार इस चैप्टर को देख रहे, सॉरी इस संकल्प सीरीज में पहली बार आए होंगे, ठीक है भैया। ओके भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं अपने किस पे भैया, हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के इस नाम की ओर। नाम क्या है भैया, इस नाम को जरा समझाइए भैया, क्या बोलना चाहता है ये क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या बोलना चाहता है भैया ये बाबू सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आज किसी बहुत लोगों को थोड़ा सा मेरा ये हरकतें थोड़ी अजीब लग रही होगी बाबू, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुने, समझे, अटेंशन दें, ठीक है। मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे फालतू की हरकतें कर रहा हूँ। ऑफलाइन में वो एंगेजमेंट पहले से बन जाती है, वो बनानी नहीं पड़ती, और ऑनलाइन में ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का भरोसा नहीं है मुझे, आप लोग दिख नहीं रहे हो, तो मुझे ज़रूरत है आप लोगों का अटेंशन बार बार ग्रैब करने की, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को खुद अटेंशन मेरे को देना चाहिए, मत मुझे ऑनलाइन ऐसा चीज़ है वहाँ पे खुद आपको खींचना पड़ता है अटेंशन को, वरना आप लोग इधर उधर कहाँ पे देख रहे हो कि क्या इधर वो ये आंटियाँ झगड़ रही है, वो यहाँ क्या हो रहा है, मम्मी बुला रही है, भाई बुला रहा है, बहन बुला रही है, ये कर दे वो कर दे, फ़ोन लेकर ही बाथरूम में चले गए हो, काम करके वापस आ गए हो, बहुत हमने भी किया है, इसलिए मैं आपका पूरा अटेंशन मेरी तरफ चाहता हूँ। अब चलिए सर शुरू करते हैं, एक एक बात जो बोलूँगा बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से सुनना, तभी चीज़ें घुसेगी, एकदम दिमाग में बैठेगी सर, बैठाना है दिमाग में। एक साल, अगले साल है सर पेपर 2025 में, तब तक रखना है दिमाग में, ठीक है। उसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीज़ें जो एकदम जहन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस बंदा भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से रिवाइज कर देंगे। कॉन्सेप्ट्स जो आप फर्स्ट टाइम समझते हो ना, जैसे अभी आप समझ रहे हो, मेरी हर एक शब्द को अभी आप अपने माइंड में घुसा सकते हो। कैसे? उस चीज़ को अभी जैसे मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा उसको फिर से समझने का, फिर से उसको एक अलग सी जगह पे लिखने में, नोट्स बनाने में, हर एक वर्ड्स को जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको तरीके से लिखने में, क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो, आप लोग वीडियोज़ में फिर से आओगे कि नहीं आपका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप आ सकते हो बहुत वेल एंड गुड है, बाकी तो मैं आपको बोलूँगा जितना डिटेल अपने एक्सप्लेनेशंस को रख सको, अपने कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन नोट्स को रख सको उतना अच्छा। लेकिन हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ तब कुछ नहीं लिखना, जब मैं बोल रहा हूँ तब बिल्कुल कुछ नहीं लिखना। बेशक वीडियोस खत्म हो जाए उसके बाद वापस आके लिख लेना, कोई बात नहीं, टाइम ही तो जाएगा, लेकिन एक बार जब पक्का होगा ना चीज़, बहुत तरीके से पक्का होगा, ठीक है। अब चलो भैया बताओ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। देखो भाई, पेयर, जब आप पेयर का हिंदी अनुवाद क्या होता है भैया? पेयर का मतलब जोड़ा। इसको जब आप जाते हो जूते की दुकान में तो क्या बोलते हो? एक जोड़ी जूता दे दो, एक जोड़ी चप्पल दे दो, है ना। किसी की शादी होती है तो आप क्या बोलते हैं? क्या जोड़ा है, क्या जोड़ी है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पेयर। पेयर मतलब क्या समझ आया भैया? पेयर मतलब दो का बात समझ आया कि दो को हम लोग पेयर बोलते हैं। बिल्कुल सही, दो कुछ भी होगा तो वो पेयर बन जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सेम चीज़ हो, अलग अलग चीज़ हो, लेकिन दो होनी चाहिए तो वो हमसे पेयर बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट भैया। यहाँ पे कौन से पेयर की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भैया लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब देखो कितना लिंकेज आएगा अब चैप्टर नंबर 2 के साथ। लीनियर इक्वेशन को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 अगर आपने समझा है मेरी वीडियो से, अपने ट्यूशन टीचर या स्कूल से, बहुत अच्छे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे समझाऊंगा क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं रखता, ठीक है। कि आप लोगों ने समझा होगा, तरीके से समझा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा ये आखिर है क्या। देखो भाई, चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं, ये देख लो चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ पे क्या है भैया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें एक आता है नंबर ऑफ टर्म्स और एक आता है हमारा डिग्री ऑफ टर्म्स। ओके भैया नंबर ऑफ टर्म्स में क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स में आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा भैया, ये क्या है? मोनोमियल का मतलब जहाँ पे एक टर्म आ रहा हो, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब जहाँ पे दो टर्म आ रहा हो। ट्राइनोमियल का मतलब जहाँ पे 3 टर्म्स आ रहा हो, मतलब बीच में देख रहे हो प्लस या माइनस किसी से भी चेन बन रहा हो, 3 का चेन, ठीक है। 2 का चेन तो बाइनोमियल, 1 का चेन तो मोनोमियल। भैया लेकिन ये तो वहाँ से लिंकेज नहीं है। रुको ज़रा, सब्र करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो
डिग्री ऑफ टर्म्स, भैया डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री का मतलब होता है पावर। जैसे एक्स के ऊपर कोई पावर होती है ना, वैसी देखो लीनियर, इसी की बात हो रही थी क्या? हाँ भैया इसी की बात हो रही थी, लीनियर पॉलिनोमियल। ये देख लो किसकी बात हो रही थी? लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही थी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री अपना 1 होता है, ये देखो अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बोलो मेरे साथ, अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जिसका पावर, जिसका डिग्री क्या है? 1 है, इज 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद क्या होता है भैया? एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 2, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री, देखो 1 भी है यहाँ पे, आप बोलोगे भैया डिग्री 1 भी तो दिख रही है, लेकिन भाई हाईएस्ट डिग्री कितनी गई है? 2 गई है, मतलब 1 से ज़्यादा भी कोई है ना? हाँ भैया है। तो हाईएस्ट डिग्री जो है उसको पकड़ेंगे, अगर वो 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा भैया अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे कोच आपसे एनसीईआरटी वाला सीबीएसई वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा भी है ना यहाँ पे, कौन सा? क्यूब, तो हम इसको क्यूबिक बोलेंगे। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बात समझ आई क्या बाबू? अरे बोलो रे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। ओके भैया, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। मतलब वो जोड़ा जो लीनियर इक्वेशन बनाता हो, मतलब जो ये वाले इक्वेशंस बनाता हो। कौन से वाले इक्वेशंस? ये वाले इक्वेशंस बनाता हो, ठीक है। ऐसे दो इक्वेशंस होंगे तो उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। भैया यहाँ तक तो समझ आ गया आपका, ये वाला लाइन तो हमें समझ आ गया, लेकिन आगे क्या बोला है? आगे बोल रहे हैं लोग इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या? मतलब जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने चैप्टर नंबर 2 जो किया था उसमें आपने सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। कौन सा वेरिएबल भैया? एक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हर जगह देखोगे एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स के बारे में पढ़ा है, हर जगह पे। ये देखो आपने वैल्यू भी निकाली है तो एक्स की, हर जगह इक्वेशंस बनी हो, कुछ भी बना हो तो वहाँ पे क्या है सर? भैया सिर्फ एक्स की बात हुई है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वाई लिखा है। नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, सिर्फ एक वेरिएबल आता है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आएंगे। मतलब जैसे कि ये देखो एग्जांपल, ये देखो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 20। क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल है? हाँ भैया है। और ये क्या एक इक्वेशन है? हाँ भैया बिल्कुल है। और क्या सबसे बड़ी बात, ये लीनियर है? हाँ भैया लीनियर तो है। क्यों? क्योंकि डिग्री पावर 1 है, डिग्री में पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर भी तो है। हाँ, तो ये एक इक्वेशन बना। और ये जैसे मान लो 4x प्लस में 5y इक्वल टू 25, ये इक्वेशन बना। तो ये 2 इक्वेशन बन गए ना, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो 2 इक्वेशन का जो ये मिलाव है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेयर है, जोड़ा है। किसका जोड़ा है? लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा है। मतलब डिग्री जिसका 1 है उनका जोड़ा है, जिसमें 2 वेरिएबल है। जिसमें क्या है? जिसमें 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है y। भैया समझ गए? भैया बहुत अच्छे से समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। मतलब आप बोलना चाहते हो भैया कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स 2 है, x और y। कोई और भी हो सकते हैं? हाँ हो सकता है, बट जनरली x और y लेके हम लोग करते हैं। परफेक्ट भैया, चैप्टर का नाम दिमाग में छप गया, क्या बोलना चाहते थे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपके टॉपिक्स क्या क्या है। भैया टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स? अरे बाबू तो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, उसके टॉपिक्स की बात हो रही है। भाई क्यों दिखा रहे हो? हम तो आगे देख ही लेंगे ना। नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है टॉपिक्स को जानना। टॉपिक्स नहीं जानोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है। मुझे यहाँ से तिलक नगर जाना है, मुझे अगर पता ही ना हो कि भाई यहाँ से मैं मेट्रो से जाऊँगा तो कौन से स्टेशन में चेंज करूँगा और वहाँ पे कौन से स्टेशन में उतरूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना फेयर लगेगा, तो भाई मैं तो अनक्लियर माइंड के साथ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ ना। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक सर। हमको पता ही नहीं, हमें क्लियर ही नहीं है रास्ता क्या है। हाँ ऑब्वियसली बात है, जब चलेंगे तब क्लैरिटी पूरी आएगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हम प्री डिफाइन नहीं कर सकते हर एक चीज़ को, लेकिन हाँ एक हमें ओवरव्यू, एक जनरल व्यू तो मिलेगा, एक माइंडसेट तो बनेगा कि हाँ कैसे कैसे हम जाने वाले हैं। एक उस माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। तो वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड की यहाँ पे बात करेंगे।
ठीक है। इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, पर मोरलेस इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन को शायद एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसको देखेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। भैया क्या ग्राफिकल मेथड, क्या समझाऊंगा, रुक जाओ, सब समझाऊंगा। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड को समझेंगे, जिसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट में अभी आता हूँ, समझाऊंगा क्या चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में भैया क्या, इंट्रोडक्शन में आपके इक्वेशंस की बात हो रही है। इक्वेशन, भैया इक्वेशन क्या, जनरली इक्वेशन में 4 हिस्से होते हैं, बस उसको आप समझ लो तो इक्वेशन समझ गए। क्या भैया, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल मतलब x है y है, ओके भैया। जिसमें ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स का मतलब जिसमें नंबर्स है, जैसे वेरिएबल के साथ जो है, जो उसके कोफिशिएंट में है, भैया उन नंबर्स की बात हो रही है। जैसे x के साथ 3 है, y के साथ 2 है, यहाँ पे x 4 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इनकी बात हो रही है, ओके भैया, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद इक्वल का साइन है, क्या है, इक्वल का साइन है, एंड देन कांस्टेंट है, उसके बाद कांस्टेंट है, जैसे 9, जैसे यहाँ पे 0। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट भैया, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो ये 4 हिस्से में हमने इक्वेशन को तोड़ा है, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इक्वल साइन, कांस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, इक्वेशन समझ गए भैया। आगे बढ़ो भैया, आगे लीनियर इक्वेशन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में मैंने क्या बोला, जिसका डिग्री क्या होता है, जिसका डिग्री ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे। और ग्राफिकली वो कैसे शो होता है, यहाँ पे देखो। अब आप बोलोगे ना भाई ग्राफ में इन्होंने बना कैसे दिया, भाई यही चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम यही चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें यही पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड में, कि ये जो इक्वेशंस हैं आपके, ये एक्चुअल में इन्होंने इस ग्राफ में कैसे शो कर दिया, कैसे पॉसिबल है इसको यहाँ पे इन्होंने कैसे शो कर दिया। बात समझ रहे हो, मतलब ये जो आपने टॉपिक देखा ना, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा इक्वेशन, उसके बाद जो ग्राफिकल मेथड दिखा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे हम लोग यही समझने वाले हैं कि एक्चुअल में जो इक्वेशंस आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, इन इक्वेशंस को ये लोग कैसे ग्राफ में पुट कर देते हैं। आप अगर ध्यान देखोगे तो आपसे चैप्टर नंबर 2 में भी ये सब चीज़ें था। ये देखो आपको दिखाता हूँ, चैप्टर नंबर 2 में भी हमने ग्राफ वाली चीज़ें देखी थी। ये देखो, जैसे 1 0 है तो ये ग्राफ में कैसे दिख रहा है, 2 0 है तो ग्राफ में कैसे दिख रहा है, 3 0 है तो ग्राफ में कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहे हैं ना। अब ये चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे हम लोग। ये तो एक वेरिएबल का था, वहाँ पे 2 वेरिएबल को समझेंगे कि कैसे ये लोग इन इक्वेशंस को, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा हो, जैसे इक्वेशन लिखा है, जैसे यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को कैसे लोग ग्राफ में पुट कर देते हैं, कैसे ग्राफ में दिखा देते हैं इनको, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में ग्राफिकल मेथड में समझेंगे। अच्छा भैया, ठीक है, समझ गए भैया। आगे बढ़ो भैया, ओके आगे बढ़ते हैं नाउ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी में 2 मेथड होते हैं इन इक्वेशंस को। देखो, एक जनरल फॉर्म क्या होती है, एक जनरल फॉर्म हमारी होती है ax + by + c = 0, जनरल फॉर्म। जैसे भैया ax का मतलब, जैसे यहाँ पे 6x है, ax, 7y मतलब by + c, भैया यहाँ पे तो = 9 आ गया, यहाँ पे तो प्लस से लिखा है। अरे भाई तू अगर इसको ऐसे लिखेगा, 6x प्लस में 7y माइनस में 9 = 0, तो ये जो माइनस का 9 है, यही वो c की बात कर रहा है। मतलब c मतलब कुछ नहीं बल कांस्टेंट, c मतलब कुछ नहीं पर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस से लिखा है, वो -9 हो गया, मतलब c की जगह पे -9 आ गया, और कुछ नहीं, =0 और कुछ नहीं, =0 है। अच्छा भैया, ठीक है, जनरल फॉर्म समझ गए भैया, ठीक है। अगर आप पेपर में जनरल फॉर्म में चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, देन आपके अगर मार्क्स कट जाए बाई चांस, देन इट्स योर फॉल्ट सर, ठीक है। जनरल फॉर्म में चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको CBSE वाला बता रहा है ये जनरल फॉर्म है। नॉर्मली आपके इक्वेशंस ऐसे बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर कोई खूसट बंदा हुआ तो आपके मार्क्स अगर काट भी दे, किस्मत ख़राब हो तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते सर, और कुछ नहीं। बाकी ये भी परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ जनरल फॉर्म में आपको दिमाग में घुसा दे रहा हूँ, ये होती है जनरल फॉर्म, ठीक है। ओके भैया, आगे बढ़ो नाउ। इसी में 2 इक्वेशंस अगर होंगे तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ तो नंबर्स है तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऐसे लिखा है, कोई इतना यूज़ नहीं है, मत देखो इसको। आगे बढ़ते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, मेथड, ये जो इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के मैंने आपको बता दिया, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड यही है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा था, एल्जेब्रिक मेथड, क्या लिखा था, एल्जेब्रिक मेथड। इसी को हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद एल्जेब्रा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें क्या क्या है, एल्जेब्रा में मेथड को शो करने के लिए एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है हम पे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन विधि। अच्छा भैया, ठीक है।
समझ गए? मतलब बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक ग्राफिकल मेथड को पढ़ना है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है उसके लिए, और एक अलजेब्रिकली हम उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, यही ना? बिल्कुल सही, यही है। ओके ओके, गॉट इट भैया, गॉट इट, वी गॉट इट भैया। आगे बताओ, आगे आगे करो भैया, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब इसके बाद यहाँ पे भैया ये कौन सी टेबल आ गई? इसके लिए मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी पे लेके चलता हूँ। एनसीईआरटी पे भी आपको मैं सब चीज़ें कवर कराता हुआ चलूँगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो एनसीईआरटी में अगर आप खुद से भी सेल्फ चेक नहीं करो, सेल्फ ऑडिट नहीं करो भाई, इट्स योर मिस्टेक। चाहे कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, अगर आप खुद से चीज़ों को नहीं देख रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर एक टीचर सब कुछ करा देगा, लेकिन ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से भी चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया, जो भी मुझे टीचर ने पढ़ाया, जो भी मुझे कहीं और से समझ आया, क्या वो एनसीईआरटी में एक्चुअल में हो है कि नहीं है, क्या वो चीज़ें कवर हुई भी है कि नहीं, या कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, देखना होगा भाई। स्कूल के बाद कोई हाथ पकड़ के नहीं चलाता, सब खुद चलना पड़ता है, बात समझ रहे हो? इसलिए चीज़ों को खुद से लेना सीखो, खुद में जिम्मेदारियाँ लेना सीखो, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालती है सर, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलो नाउ एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या क्या, यहाँ तक तो हो गया था। अब देखो ये ना ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है? और उसमें ही ये वाला चार्ट है आपका, उसमें ही ये वाला आपका पूरा का पूरा ये चार्ट है। इसी को मैंने यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट मारा और कुछ नहीं, ये रहा, ठीक है? तो इस चार्ट में आने से पहले मैं उसके ऊपर जो गाथा लिखी है ना, मैं ज़रा उसको पढ़ा देता हूँ, वरना आप बोलोगे भैया इसमें क्या लिखा था, आपने तो बताया ही नहीं। सुन लो क्या लिखा है इसी चार्ट में, जो पूरा चार्ट है ना, ये यहाँ से लेके, ओह सॉरी, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये आपका जो चार्ट है यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है? इस पूरे चार्ट को ही इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे टेबल में लिखा है, और कुछ नहीं। तो हम दोनों पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे और टेबल में भी पढ़ेंगे। तो देखो भाई क्या बोलना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है, सुनो ध्यान से मेरे साथ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है भैया, ये तो हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसका भी नो सॉल्यूशन है। क्या बोल रहे हैं वो? जिसका भी नो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके ओके भैया कुछ समझ तो आया नहीं है, पर ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे कोई नो सॉल्यूशन की बात हो रही है और उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलने वाले, बस इतना ही समझ आना था। अगर इतना समझ गए हो बस, और कुछ मत समझो, नो सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, क्या होता है, सब समझा दूँगा। अगर बस ये समझ गए हो कि नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट आता है, बहुत है, और कुछ नहीं समझना। इन नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट आता है, ठीक है भैया, आगे बताओ। अच्छा आगे वो बोल रहा है जिसमें सॉल्यूशन है, विच हैज़ अ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, उसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके भैया ठीक है, ये भी समझ गए, आगे बताओ। आगे वो क्या बोल रहा है? आगे वो बोल रहा है जिसमें भी ध्यान सुनो, जिसको भी हम लोग कहाँ गए, जिसमें भी इन्फिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन होता है। क्या? जिसमें इन्फिनाइट डिस्टिंक्ट मैनी सॉल्यूशन होता है। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct solutions is called dependent pair of linear equations. Is called dependent pair of linear equation. Is called dependent pair of linear equation sir. भैया बहुत बड़ा बाउंसर मारा, कुछ समझ में नहीं आया, बस हाँ ये शब्द पता चल गए, कुछ शब्द होते हैं, ये कुछ थोड़ा बहुत इतना समझ आ रहा है कि हाँ मैचिंग हो रहा है। नो सॉल्यूशन के इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन के साथ डिपेंडेंट, और बाकी तो कुछ पता नहीं भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सब समझेगा, सब समझ में आएगा, स्लोली मेरे साथ बस बने रहो, और कुछ नहीं। देखो सब दिमाग में घुसेगा। अच्छा आगे क्या लिखा है इन लोगों ने? वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। आया यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी समझ आया भैया? क्या समझ आया भैया, क्या समझ आया? देखो ना तुम्हें भी समझ आएगा। क्या बोला? देखो लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, बाबू क्या बोला वो? सिंगल पॉइंट, उसका क्या होगा बाबू? यूनिक सॉल्यूशन। उसका क्या होगा बाबू? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन्स में इंटरसेक्ट अ सिंगल पॉइंट, उसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, मैं आपको ये चार्ट में दिखाता हूँ। अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया था ना, बाउंसर मारा था, अब आपको समझ आएगा। देखो
ये देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो वो यूनिक होता है। वो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसमें कैसी लाइंस बनती है? उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। ग्राफ में अभी समझेंगे, ठीक है। उसमें क्या बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। भैया कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, अगर आपका ये वाला कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बना रहा है, यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है। यहाँ पे वही बोल रहा है, सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा दो लाइन जा रही है, एक ही जगह पे टच कर रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, दो एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो वो सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है सर। वो क्या है? कंसिस्टेंट है। वो क्या है? कंसिस्टेंट है। वो क्या है? कंसिस्टेंट है। वो क्या है? इसमें सर बोलो, सिंगल पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, सिंगल पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। भैया क्या हो जाता है भैया? आपको बाबू करना पड़ता है, आप लोग वरना ध्यान नहीं देते, ठीक है। अच्छा भैया समझ गए। आगे देखो, आगे और क्लैरिटी आएगी आपको। लाइंस जो कि पैरेलल है, भैया पैरेलल लाइंस सुना सुना तो लग रहा है, हाँ सुना सुना तो नहीं लग रहा ना, सुना सुना ही लगना चाहिए, सुना सुना ना लगे आप लोग को ये चीज़। जिसमें भी पैरेलल लाइंस होती है, ऐसे वाले पैरेलल लाइन, क्या यहाँ पे कुछ भी टच हो रहा है? भैया बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ भी टच तो मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ टच हो रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ टच नहीं हो रहा तो इसमें नो सॉल्यूशन बनेगा, मतलब इसमें कोई पॉइंट में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, इसमें नो सॉल्यूशन बनेगा। देखो पैरेलल लाइंस है, अगर पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन। और उसे ही क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या यही चीज़ यहाँ पे बोली थी इन लोगों ने? देखो इनकंसिस्टेंट किससे बोला था इन लोगों ने? जिसमें नो सॉल्यूशन हो। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी। बात समझ आए? मैं तभी बोला पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे नीचे सब समझ आएगा, धीरे धीरे नीचे सब समझ आएगा। मेरे साथ बस बने रहो, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है वो द लाइन्स में को इंसिडेंट। भाई को इंसिडेंट का मतलब क्या भैया? अब ये क्या बला आ गई? को इंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब इसके ऊपर ही एक और लाइन आ गई, इसके ऊपर ही एक और लाइन आ गई। अगर थोड़ा सा भी नीचे होगा, हल्का सा भी टिल्ट होगा तो एक ही जगह पे टच करके निकलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ही आ गई तो वो हर जगह पे पूरी टच कर रहा होगा। इसके तो हर एक सेकंड, एक भी मतलब थोड़ा सा कदम भी बढ़ाओगे तो पॉइंट 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 पर हर जगह पे ये टच कर रहा होगा इन्फिनाइट में। इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे भैया, हर जगह पे पॉइंट्स के एक के ऊपर एक है तो हर जगह पे तो टच हो ही रहे हैं सारे के सारे। इसीलिए इसको बोल रहे हैं लोग क्या? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो कि डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है। भाई कंसिस्टेंट तो यहाँ पे भी था, जी हाँ। आपके दो इसमें टाइप्स निकलते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। जहाँ पे भी सॉल्यूशंस बन रहे हो, चाहे यूनिक बन रहा हो या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, चाहे एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, हम उसको हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत। और इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं? मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं बन रहा, असंगत, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। भैया संगत असंगत, भाई कंसिस्टेंट को संगत बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट को असंगत बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बोला मैंने। अच्छा 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 भैया ठीक है, समझ के भैया। मतलब इन शॉर्ट आप ये बोलना चाहते हो सिंगल पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, हाँ। और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन वो कब होगा? जब एक के ऊपर एक हो, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं, तब भी कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे चार्ट में दिया है, देख लो। कोइंसिडेंट लाइंस, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस तो नो सॉल्यूशन। भैया लेकिन ये दिखेगा कैसे? आपने ग्राफ में तो बता दिया कि एक जगह पर टच करेगा तो इन्फिनाइट मैनी एक यूनिक सॉल्यूशन, और अगर एक के ऊपर एक जाएगा तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस बनेगा तो नो सॉल्यूशन। लेकिन ये हम लोग वैसे एल्जेब्रिकली कैसे पता लगाएं? एल्जेब्रिकली क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया आपने ही तो बोला था अभी कि दो तरीके हमें समझाने, मतलब रिप्रेजेंट करने के, एक है अपना ग्राफिकल और एक है अलजेब्रा। अच्छा आपको याद है? हाँ भैया क्यों नहीं याद रहेगा, आपने पढ़ाया तो याद ही रहेगा ना। एक हम पे ग्राफिकल है, एक हम पे अलजेब्रा है। तो आपने ग्राफिकल वाला तो बता दिया कि ग्राफिकल में अगर ऐसे होगा तो यूनिक है, ऐसे होगा तो पैरेलल है, और आपका एक के ऊपर एक होगा तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन अलजेब्रा में कैसे होगा भैया? अलजेब्रा तो बताओ, अलजेब्रा तो बताओ, बता सुनो। हाँ सर तो सुनो, आप लोगों का जो एल्जेब्रिक मेथड है उसको अब सुनो आप लोग कि ये कैसे होगा। देखो भाई, इससे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा लाइन बन रहा है, मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बन रहा है या नो सॉल्यूशन बन रहा है। हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे? किसकी मेथड से? एल्जेब्रिक मेथड से। अब देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने दिया है रेशियोज को कंपेयर करना है। भैया कौन से रेशियोज? ये वाले A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। भैया ये A1 A2 B1 B2 कहाँ से मिलेंगे भाई? ये मैंने आपको चैप्टर 2 में समझाया कि ये A1 B1 A2 ये जो आपके ये होते हैं ना, A
या बी या सी ये कहाँ से निकलते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 2 में पता है, और साथ ही चैप्टर 3 में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये देखो मैंने यहाँ पे समझाया था आप लोगों को, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ आप लोगों के लिए और फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है ये वाला पॉइंट, क्या कि ये जो ए है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये 6, ये 5, ये ए है। बी क्या है 7, या फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ये बी बनेगा। सी क्या है, सी कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये ए बी सी हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, बस इन्हीं को ही उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है। देखो भाई जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 इक्वेशन है, ये वाले पार्ट को भूल जाओ, अगर मैं 2 मिनट के लिए इस पार्ट को भूल जाऊँ, इस पार्ट को, सॉरी एक मिनट मोटा करो, हाँ ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, और इसको भी भूल जाओ, 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 ठीक है, भूल गए, ओके भैया भूल गए हम लोग, बिल्कुल भूल गए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक से तीनों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपका बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो भाई मैंने बोला यहाँ से ये जो 2 इक्वेशन है, इससे ज़रा मुझे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये ज़रा बताना। आप बोलोगे भैया अभी बताते हैं, कैसे बताओगे? आप बोलोगे भैया अभी देखो, ये जो आपका ये है क्या है, ये जो आपका x माइनस सॉरी 2y है ना, एक मिनट, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। इसमें से हम बोलेंगे a क्या होता है, a हमारा जो x के साथ कोफिशिएंट होता है। ध्यान से देखो a क्या है, x के साथ वाला, b क्या है y के साथ वाला, और c जिसके साथ कुछ भी नहीं है, जो अकेला है पराया है। ओके भैया, तो यहाँ से अगर आप हमसे a पूछोगे हम बोलेंगे 1, मैं बोलूँगा ठीक है। यहाँ से आप कुछ बोलोगे b तो हम बोलेंगे -2, मैं बोलूँगा ठीक है। आप पूछोगे c तो मैं बोलूँगा 0, मैं बोलूँगा एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो भैया, आगे हमारा इक्वेशन है 3x प्लस में 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा ओके, यहाँ से अगर मैं पूछूंगा आप बोलोगे भैया a है 3, मैं बोलूँगा ठीक, b मैं बोलूँगा 4, बहुत बढ़िया, c भैया -20, मैं बोलूँगा वेरी गुड, बहुत अच्छे, परफेक्ट है। हमें a b 3 हमें तीनों चीज़ मिल गई, परफेक्ट भैया बिल्कुल। मैं यहाँ पे c 0 क्यों बोला? अरे बाबू कुछ नहीं है तो 0 ही मानेगा ना। हाँ भाई कुछ होता नहीं है तो हम क्या वहाँ पे 0 को दर्जा देते हैं, 0 की रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 0 भाई, सीधी बात, ठीक है। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। और इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं इसको नेमिंग कुछ ऐसा करूँगा, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, मैं कुछ ऐसा बोलूँगा। अच्छा भैया ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देख भाई क्वेश्चन बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। मतलब a1 1, a2 3, b1 b2, b1 -2 और c1 4, ठीक है। जब ये अनइक्वल होगा, भैया अनइक्वल कैसे देख लो, 2 और 4 को काटोगे तो 1/2 आता है, तो ये 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2, बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। और सामने हमें दिख रहा है, हमने काट पीट के भी देख लिया, ये इक्वल नहीं है, ये क्या है, ये अनइक्वल है। ये क्या है, ये अनइक्वल है, हमें दिख रहा है भैया। तो हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे रेशो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। परफेक्ट है भैया, बिल्कुल सही, जम गया, एकदम परफेक्ट है। अच्छा इतना ही जम गया तो अगला वाला भी बता दो ज़रा मेरे को भैया, अगला वाला ये वाला बता दो, इसमें ये क्या ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भाई। ओके भैया देखते हैं, देता हूँ मैं, पॉज करो वीडियो, फटाफट बताओ। ओके तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा, मतलब आंसर अपने कॉपी में कर लिया होगा, है ना। अब हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ a1 तो आप बोलोगे 2, मैं पूछूँगा a2 तो आप बोलोगे 4, ठीक है। ओके ये कट के कितना आता है, 1/2, कितना आता है 1/2। अच्छा यहाँ से 3 और b1 क्या होगा 3, है ना, b1 क्या होगा 3
और B2 क्या होगा 6, B2 क्या होगा 6। इसको ऐसे देखने में तो ये नहीं 2/4 3/6 इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करके देखना है क्या ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3/6 को अगर मैं काटूंगा तो क्या लिख सकता हूँ सर 1/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। क्या ये इक्वल है भैया? ये तो इक्वल हो गया, तो अनइक्वल है ही नहीं, बस यही सब सुनना था। ये अनइक्वल नहीं है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बना रहा है। ये वाला जो यूनिक सॉल्यूशन है ये चीज़ तो ये नहीं बना रहा। परफेक्ट, समझ गए ना। इक्वल आ गया, कुछ और बना रहा होगा पर यूनिक तो हम नहीं बना रहा। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ यूनिक की बात कर रहे हैं। अच्छा भैया ठीक है, ये वाला देखते हैं। यार मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा इसमें देखता हूँ। 1 मिनट देखो भाई, अब ध्यान से। अब मैं आपको बोलूँ ये वाला करने को, आप लोग बहुत जल्दी करके मेरे को दे दोगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है आप लोगों पर। करो फटाफट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप लोग बोलोगे A1/A2 भैया 1/2 आ रहा है। मैं बोलूँगा ठीक। यहाँ पे 2/4 और 2/4। वैसे तो ये यहाँ पे तो अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, मतलब ये 1/2 तो है ही, लेकिन इसको भी काट दूँ तो ये भी क्या बन जाएगा 1/2। तो क्या ये अब इक्वल हो गया? बिल्कुल भी, ये अब इक्वल हो गया। मतलब इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। एकदम भेजे में घुस गया, दिमाग में एकदम छप गया बात। परफेक्ट भैया, एकदम अच्छे से हमारे दिमाग में ये चीज़ घुस चुका है। ये वाला देखो, ये वही है क्या? x - 2y 3x प्लस, हाँ ये वही वाला है। ठीक है, इन इक्वेशंस को इन्होंने नीचे लिख के दिया और कुछ नहीं। ओके ठीक है, जम गया। तो ये तो हमें पता चल गया भाई यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है। लेकिन अब आगे बताओ, आगे क्या? आगे आपका आता है जब आपका तीनों के तीनों इक्वल होता है। भैया तीनों इक्वल, हाँ ये देखो, जैसे 9/18 था ना, आपने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ये क्या 1/2 आया था? हाँ भैया आया था। इसमें और 9/18 को भी साथ में ले लो तो क्या होगा -9/-18। भैया कहाँ इक्वल हो रहा है? दिख तो नहीं रहा। अरे हो रहा है भाई, देखना, माइनस से माइनस कटेगा और 9 2 18 होता है। तो क्या यहाँ पे 1/2 आ गया? हाँ भैया आ तो गया। मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या तीनों इक्वल हो गए? हाँ भैया हो गए। तो जब ऐसा केस होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ आया? जब तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आया? परफेक्ट है। हाँ भैया, अब एक बचा है क्या? जब ये वाला तो इक्वल है, मतलब A1/A2 इक्वल है किसके? B1/B2 के। लेकिन 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 क्या C1/C2 भी इक्वल है? क्या C1/C2 भी इक्वल है? देखो, माइनस से माइनस कटेगा और ये 4 3 12 होता है। तो क्या ये 1/3 आया? हेलो हेलो हेलो, क्या ये 1/3 आया? तो क्या ये इक्वल हुआ? नहीं भैया, ये तो इक्वल नहीं हुआ। मतलब A1/A2 इक्वल हो रहा है B1/B2 के, पर इक्वल नहीं हो रहा भैया। इक्वल नहीं हो रहा। क्या इक्वल नहीं हो रहा? किसके? C1/C2 के। किसके? C1/C2। ये देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आपके स्टार्टिंग के दो तो सेम हो रहे हैं पर तीसरा वाला सेम नहीं हो रहा, उसको हम लोग नो सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये देखो, उसको हम लोग नो सॉल्यूशन का नाम देते हैं। परफेक्ट है, जम गया एकदम बढ़िया से, धमाकेदार तरीके से। हेलो भाई, समझ आ गया? यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसको आप लोग को मैं ज़रा पीपीटी से भी दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस जब ऐसे होती है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होती है, इसका मतलब कहीं पे भी ये टच नहीं हुआ। ये कितना भी दूर तक आप इसको खींच के लेके चले जाओ सीधा सीधा, ये कहीं पे भी टच नहीं होगा। और जब टच नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आएगा तो ये नो सॉल्यूशन बनेगा। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, ये देखो एक लाइन, उसके ऊपर ही एक और लाइन आ गई, तो ये वाला इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और उसी को यहाँ पे बताया है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये कौन सा बन रहा है? यूनिक। ये क्या बन रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत। मैंने बोला था A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर इक्वल नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन बन रहा है। नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट, असंगत। और जब तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन और संगत।
कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट क्या बोलते हैं सर? हेलो, क्या बोलते हैं इसे? कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट है, बढ़िया, धमाकेदार तरीके से समझ आ गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी से आपको मेरे को इसमें बताना है। क्या बताना है? आप लोग को मेरे को बताना है कि इसमें से कौन सा लाइन क्या है, आप लोग को मुझे बताना है। बताओ भाई, बताओ। ये वैसे तो आपको सब कुछ दिख ही गया है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना दिखे, और मुझे वाइट यहाँ पे कहाँ चल रहा है मेरे को दिख नहीं रहा। कोई नहीं, रेड चला लेते हैं। रेड। वैसे तो दिख ही गया है, फालतू का मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है क्या है यहाँ पे। चलो भाई, तो सिंपल अभी जो 3 इक्वेशंस किए थे उसी को इन्होंने यहाँ पे किया है। मैं बस प्रैक्टिस के लिए किया था, बट मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा है उसका, क्योंकि आप लोग ने आंसर्स देख ही लिए हैं। छोड़ो भाई। तो ये वही वाले इक्वेशंस है जो अभी आप लोग कर आए हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो पहला वाला इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, दूसरा वाला कोइंसिडेंट लाइन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस बना रहा है, तीसरा वाला पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। तीसरे वाले पे क्या हो रहा है? A1/A2 इक्वल हो रहा है सर B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2 के, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। हेलो, वही मेरी उबासियों पे देख के मत जाना कि मुझे नींद आ रही है या एनर्जी डाउन है, बिल्कुल मत सोचना ऐसा, ठीक है। वो मैं रात के कितना बज गया, 12:50 होने वाला है, ठीक है। तो ये बॉडी ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल है कि जब रात होती है, सोने का टाइम होता है, तब नींद आती है ना। नींद इन द सेंस आपका बॉडी बोल रहा होता है कि सो जा सो जा सो जा, वो हम अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो ये सिम्टम्स है, उबासी आना, मतलब ये बोल रहा है बॉडी सोने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लास कंप्लीट करके ही सोएंगे, उससे पहले नहीं सोएंगे, ये हमारा वचन है। क्यों? हमने संकल्प लेके रखा है, ठीक है। तो मैं जगकर फुल एनर्जी से पढ़ाऊँगा, उबासियों पे फोकस मत करना, ये मत सोचना कि मुझे नींद आ रहा है या मेरी एनर्जी डाउन होगी, ऐसा मैं बेमन से वो कम लो एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल फील मत करना, क्योंकि वो नेचुरल है, वो आनी ही है, ठीक है। उसको मैं रोक नहीं सकता ये उबासियों को, क्योंकि टाइम ऐसा है, इसमें आएगी ही आएगी, ठीक है। ओके भैया, ओके, मान गए आपकी बात भी मान गए, हाँ माननी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है भाई। ये एक और एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आई होप कर लोगे, इसको करोगे यार। एक तो मैंने ना मुझे इसमें ना एनिमेशन डाल देना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर रहता। आप लोगों ने वैसे सब कुछ पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, पर अगर नहीं देखा है तो खुद से करो, अगर नहीं देखा है करो भाई खुद से। भैया हिंदी वाला तो मिटा दो, हिंदी वाला वही तो कॉपी कैट, तुम्हारे इंग्लिश मत मिटाओ ना, तुम हिंदी भी कॉपी करके आ जाओगे, इतने तुम वो कॉपी करने के लिए बस कि भैया दिखा दो बस। हिंदी हो, हम हिंदी मीडियम लिख देंगे, कोई बात नहीं। इंग्लिश में पेपर होगा, हम हिंदी में लिख के आ जाएंगे, नालायक। करो फटाफट भैया, क्या करें इसमें, पता तो है, देखो ना यहाँ पे मैं हम आपको ऐसे ही बता देंगे, एक्स के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम बोलेंगे A1 होगा 1, और A2 बोलेंगे 2, तो ये बन गया 1/2। फिर यहाँ पे 3 और 3 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे पूरा हमें नॉट इक्वल दिख रहा है। कैसे? 1/2 नॉट इक्वल, क्यों? ये कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ -1 आएगा, और 1/2 -1 के इक्वल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आपका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा होगा। पहला वाला आपका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा होगा, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन बन रहा होगा। दूसरे वाले की भैया बात करते हैं, दूसरे वाले की बात तो करोगे, पहले यहाँ पे अगर मैं मिटाऊँ, ये पूरा मिट गया, ठीक है भाई छोड़ो, मिट गया, इसको भी मिटाओ। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है अपना ये वाला। यहाँ पे भी भैया आप बोलोगे कि भैया ये क्या है, इसको सिंपल ऐसे करेंगे ना हम लोग। यहाँ इसका कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे है 2 तो ये भी हो गया 1/2। हमें दिख रहा है ये इक्वल है, लेकिन जब सी पे जाएंगे यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे है 10, भैया इसको लिखेंगे 5/10, ये तो हमें अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन हम फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और 5 to the 10, तो 1/2, ये तो तीनों के तीनों भैया इक्वल हो गए। और तीनों के तीनों जब इक्वल हो गए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भैया? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट।
इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, ये देखो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन जब एक के ऊपर एक होता है, ये वाला इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट और इक्वल टू c1/c2 होता है, ये वाला इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, क्या कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है भैया, समझ गए। और लास्ट वाला अब तो भैया हमें समझ ही आ गया, ये वाला अगर आपका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बना रहा है तो ये पक्का आपका क्या बना रहा होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन कर दो ना, क्या दिक्कत है, कर दो, है हम मेरी खुशी के लिए कर दो, क्या हो गया 1/2, यहाँ पे 2/4, 2/4, यहाँ पे -4 और -12, क्या -4 और -12, तो यहाँ पे आएगा ये कट के 1/2, तो ये बन गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 4 से 12 होता तो 1/3। भैया ये तो नॉट इक्वल आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3, तो नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने ध्यान से देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी ये वाला था ना, भैया क्या कर दिया, कोई नहीं, इसका भी इनकंसिस्टेंट है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लाइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंट डिपेंडेंट ये बता रहे हैं। भाई ये क्या चक्कर है, सेम चीज़ें कर रहे हैं दोनों में, लेकिन दोनों में चीज़ें अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा क्यों। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at points are parallel or coincident। वो खुद ही पूछ रहा है क्या वो पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन है या फिर कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, वो खुद ही पूछ रहा है। देख रहे हो आप, वो आपसे खुद पूछ रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, वो पैरेलल लाइन्स है या वो कोइंसिडेंट लाइन है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, इसलिए हमने आंसर भी उसी में दिया है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल। बात समझ आई, हेलो। और इसमें देखो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सिर्फ यही पूछा है या कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो आपने बता दिया कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। लो समझ आ गया, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। भैया 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 हम लोग ग्राफ में आ गए, भैया 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 ग्राफ में आ गए, हेलो 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 भैया ग्राफ में आ गए, ग्राफ में आ गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 मिनट रुक जाऊँ, हाँ जी मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने क्या बोला, ऑफलाइन क्लास है ना, तो ऑफलाइन का भाई फ्लेवर भी लेंगे, मतलब ये नहीं सिर्फ मज़े में ऑफलाइन वाली फीलिंग लोगे, होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, वरना पता ही ऑफलाइन में कैसे मार पड़ती है। मार तो खाओगे नहीं, लेकिन हाँ बेइज्जती भाई करूँगा, ठीक है। तो करके आ जाना काम, और हाँ जो करता है उसको शाबाशी भी मिलती है, तो यहाँ पे भी मिलेगी शाबाशी भी। कैसे मिलेगी, आप लोग कमेंट में मेरे को बताओगे किस किस ने होमवर्क किया है, और अगर किया है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे, मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे अपने क्या बोलते हैं पिक भेजोगे होमवर्क के, और मैं उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है। मैं उसको आपको वीडियोज़ में दिखा दूँगा कि देखो भाई इस बच्चे ने किया है, और उस बच्चे का नाम भी ले लूँगा, सबके सामने दिखा भी दूँगा, और वाहवाही हो जाएगी हर बच्चे के साथ में उसकी, ठीक है। तो पूरी वैसी वाली फीलिंग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलो भाई ठीक है, आप साथ हो तो क्या बात है। 24-25 का हमारा सिलेबस चल रहा है, बताना पड़ता है, बच्चे भूल जाते हो, 1 साल पता नहीं, 1 साल में क्या ही हो जाता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 भैया कहाँ का, ये एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 1 मिनट, ओके ओके ओके, इसका जो ये वाला पार्ट है ये अभी बता दूंगा, इसको भी होमवर्क में लिख ही लो, ये आपका अभी जो क्लास कंप्लीट होगी तब तक में पूरा आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क में, ठीक है। तो मैंने क्या किया दिया, 2nd 3rd 4th ये मैंने आपको होमवर्क में दिया। और कुछ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ना। 1 मिनट रुक जाओ और देख लूँ। ड्रॉ दी ग्राफ, हो गया ग्राफ है तो ग्राफ वाला अभी मैं समझाऊंगा तो हो जाएगा। इसमें ये वाला मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, या एक काम करते हैं सर, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, या बता ही दूँ, बोलो। चलो भाई सुन ही लो, फिर देख लो, सुन ही लो। अब आप अब इस टॉपिक पे हो तो कंप्लीट ही करते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन मैं आपको ना एक का बताऊंगा, आपको बाकी दोनों खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गिवन द लीनियर इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दिया
क्वेश्चन आगे बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको खुद लिखने को बोल रहा है वो, ठीक है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो ऐसा 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 दिखाए, फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा हो। अब हम लोग एल्जेब्रिकली कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा, है ना। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। अब देखो भाई, या तो एक तरीका क्या है आपके पास, आप तुक्का मारो, एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, और उस अब ग्राफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा होना चाहिए इंटरसेक्टिंग वाला, तो आप ग्राफ बना रहे हो। ग्राफ मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है। उस ग्राफ में आप बना के देख रहे हो कि भाई सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब ऐसे आप लोग देखने लगोगे तो आपका पूरा 3 घंटा चला जाएगा, और उसमें ये वाला क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन 3 घंटा चला जाएगा क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। आप तुक्का मार के लोगे इक्वेशंस, और वो इक्वेशन आप बार बार ग्राफ बनाओगे उसके लिए, क्योंकि ग्राफ बनाना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है। तो आप ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ बनाओगे, वो हमें ऐसा नहीं करना है ना। हम लोग थोड़ा सा तरीके से चलेंगे। कैसे, हम लोग एल्जेब्रिकली देखेंगे भैया। मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या देखा था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, B1/B2 के। भैया बिल्कुल ठीक, यही सुना था हम लोगों ने। तो बस इसी को इम्प्लीमेंट करो ना भैया। कैसे, अरे भाई देख, ये क्या है तेरा A1, ये क्या है भैया B1। तो बस तेरे को A1 पता है, तेरे को A1 पता है कितना 2, तेरे को B1 पता है कितना 3, है ना। तुझे इसको यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने के लिए ये नॉट इक्वल होना चाहिए। अब तो नीचे लगा दे जो लगाना है तेरे को। भैया नीचे क्या लगाऊँ, अब कुछ भी लगा दे। मतलब यहाँ पे अगर 3 लगाया तो यहाँ पे लगा दे जो मर्जी। अच्छा भैया मैं 5 लगा दूँ, लगा दे, क्या हो गया, नॉट इक्वल तब भी तो रहेगा। भैया 10 लगा दूँ, लगा दे, तब भी तो नॉट इक्वल रहेगा। 7 लगा दे, 11 लगा दे, कुछ भी लगा दे, पर नॉट इक्वल रहना चाहिए। नॉट इक्वल है, हाँ भैया ठीक है। तो मैंने अपने से बना दिया, नीचे B1 को 3 लिया, B2 को 5 लिया, और एक C1 तो मुझे दिया है -8, C2 भी कुछ भी ले लेंगे सर, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले लेंगे। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा कुछ इक्वेशन दूसरा ऐसा बन रहा है, A2 तो मेरे पास 3x निकल गया, ये वाला A2 निकल गया 3x, B2 मेरे पास 5y निकल गया, B2 मेरे पास 5y निकल गया। C2 की अगर मैं C2 की बात करूँ तो वो क्या, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं 9 ले लिया, क्या हो गया, मैंने 9 ले लिया इसको, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 9 ले लिया। तो बस क्या ये एक इक्वेशन मेरा बन गया, बिल्कुल भैया बन गया आपका इक्वेशन। तो बस इसी की वो बात कर रहा था कि एक ऐसे इक्वेशन बनाओ जिसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, और बिल्कुल हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके जो बाकी दोनों पार्ट है ना वो आपके होमवर्क में है, ठीक है। इसके जो बाकी दोनों पार्ट है, ये वाला एक आपका कोइंसिडेंट वाला और एक पैरेलल लाइंस वाला, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है कि जैसे मैंने इंटरसेक्टिंग के लिए आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से एक इक्वेशन बनाई। सेम इसी कॉन्सेप्ट में आपको पैरेलल लाइंस के लिए भी एक इक्वेशन बनानी है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी एक इक्वेशन बनानी है। 3 अलग अलग पार्ट है तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर ये तीनों एक ही साथ पूछता ना तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, क्योंकि मैं तीनों को सोचता कि कैसे करके, वैसे तीनों के लिए एक ही इक्वेशन पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग ही बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग खुद होमवर्क में देखोगे, ये भी आपका होमवर्क गया, ये वाला भी आपका होमवर्क में गया, ठीक है। टोटल मैंने कितने होमवर्क दे दिया आपको, मैंने आपको दिया ये 1, ठीक है, 2 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 5, ठीक है। ये एक ही वैसे मानो, पर 2 अलग पार्ट है तो ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं। 4 5 टोटल 5 अभी तक मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है, 5 होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट रजिस्टर, अगर आप पूछोगे भाई कॉन्सेप्ट रजिस्टर में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, क्या लिखे, तो देखो भाई कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ना आप लिखोगे ये क्या भैया, सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या, आप लोग चैप्टर का नाम लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये लिख दिया आपने, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आप लोग सबसे पहले जो मतलब है, इसमें आप लोग पेयर को में हिंदी में लिख दोगे जोड़ा, ठीक है, पेयर में एरो डाल के लिख दोगे जोड़ा। लीनियर इक्वेशन में आप एक एग्जांपल लिख दोगे एरो डाल के, मतलब क्या, जैसे कि आपका जो भी, जैसे कहाँ है नाम, आजा नाम, अरे वही आजा नाम, जैसे ये नाम यहाँ पे लिखा है, तो आपने जैसे पेयर को पकड़ा, इसको आपने गोला बनाया, इसके आगे लिख दिया जोड़ा, फिर आपने पकड़ा लीनियर इक्वेशन, इसको आपने गोले में डाला, और इसके आगे आपने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया आपने, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 4y इक्वल टू 7,
ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है, एक इक्वेशन लिख दिया। और 2 वेरिएबल्स में आप 2 ऐसे एरो डाल के लिख दो कि एक में x और एक में y, बस और कुछ नहीं। ये आपको ऐसे लिख देना है। हमने ये बाइफर्केशन कर दिया किसका, चैप्टर का नाम का, पोस्टमार्टम कर दिया। ओके भैया, समझ गए। आगे इसके बाद आप लोग अपना पहला कॉन्सेप्ट लिखोगे क्या, ये आप लोग लिखोगे सबसे पहला क्या, ये लिखना ग्राफिक, रुक जाओ कहाँ गया, हाँ ठीक है। आप लोग सबसे पहले लिखना ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में आप ये कैटेगरी बनाना। ग्राफिकल मेथड में आप लोग कैटेगरी बनाना, कौन सी कैटेगरी, आप लोग बनाना कैटेगरी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। आप लोग सबसे पहले क्या लिखना, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आप लोग क्या लिखना, ग्राफिकल मेथड। उसके अंदर फिर आप लोग 2 ऐसे ब्रांच निकालना, मतलब लिखना यहाँ पे ग्राफिकल और इसके नीचे एक यहाँ पे ब्रांच, एक यहाँ पे ब्रांच। ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर आप ऐसे ऐसे लिखना, मैं बता रहा हूँ। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। इसमें नंबर, सीरियल नंबर 1 दे देना, स्टार दे देना, या जो हैश दे देना, जो देना #1 दे देना, जो मर्जी देना आप दे देना। ग्राफिकल उसमें 2 आप लोग ऐसे कॉलम बनाना। दिखाई देता हूँ यार, एक ब्लैंक पेज आ जा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, स्क्रीन ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, अरे भाई चल ही नहीं रहे, तो कुछ और लेना पड़ेगा। क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, हाँ भाई, तो आपने यहाँ पे लिया ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। इसमें आपने 2 एरो बनाए, ठीक है। अरे भाई भाग गया क्या, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। देख भाई, तू लिखेगा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उस ग्राफिकल मेथड में 2 एरो बनाएगा। 2 एरो में एक में लिखेगा तू कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक में लिखेगा तू इनकंसिस्टेंट। एक में क्या लिखेगा, लिख लो, मैं बता रहा हूँ, अभी लिखना है, अब लिखना है। ग्राफिकल उसमें लिखना है, एक में कंसिस्टेंट, एक में लिखना है इनकंसिस्टेंट, और ऊपर जो भी चीज़ें बोली वो भी लिखना है। उसके लिए गैप छोड़ दो, या अभी या पॉज करके लिख लो पहले ऊपर का पार्ट, ठीक है। कंसिस्टेंट में फिर 2 पार्ट निकालना, 2 ब्रांच निकालना। कौन कौन से आप लोग निकालना है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का और एक इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का। कौन सा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के नीचे ब्रैकेट में लिख देना यूनिक सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के आगे लिख देना आप कौन सा, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। उसके और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट में आप लोग क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट में आप लोग लिखोगे नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसमें ब्रैकेट में लिख देना पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। ऐसा आपका ये पहला कॉन्सेप्ट जो है, जिसको आप हैश नाम दो, स्टार नाम दो, सीरियल नंबर नाम दो, जो देना, ये पहला कॉन्सेप्ट आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ कीवर्ड्स को मैंने लिखा है बस, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड। ग्राफिकल मेथड में कंसिस्टेंट भी कुछ होता है, इनकंसिस्टेंट। अब आपको जब आप ये वर्ड पढ़ोगे ना कंसिस्टेंट, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब क्या, संगत मतलब क्या होता था, आपको क्लिक होना चाहिए। आप देखोगे नीचे कंसिस्टेंट में इंटर आपको दिखेगा, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दिखेगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। आप ये रिकॉल करोगे, आप इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कोइंसिडेंट लाइन। आपके माइंड में ये सब क्लिक होना चाहिए सर, ठीक है। ये आपका पहला मेथड, पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग एक्चुअल में क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भैया। अब इंतजार नहीं है, अब आप फटाफट बता दो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है बता रहा हूँ, चलो ये देखो, 1 मिनट। तो सुन भाई, अब हम लोग आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे, जहाँ पे हम लोग ग्राफिकली समझेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम लोग कैसे ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। तो देखो, आपके पास सिंपली 2 इक्वेशन यहाँ पे दिया है, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे, देख भाई, इसको पहले ग्राफ में जाने से पहले, जो ग्राफ है ना, इस पे पहुंचने से पहले हमें ये इससे सब गुजरना पड़ता है, हमें इससे गुजरना पड़ता है। भैया ये क्या चीज़ है, अब ये क्या भला है, सुनो समझाता हूँ, सुनो भाई, इसका मतलब क्या, देख भाई, ये एक इक्वेशन है,
इसको हमें, अब मैं आपको एक ब्लैंक पेपर में इसको दिखाता हूँ, या आपके एनसीईआरटी में अगर है ये एक क्वेश्चन सेम तो और भी अच्छी बात। एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके नीचे चेक द ग्राफिकल वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ओके। एक इक्वेशन यहाँ पे है x+3y, ओके ये अलग है, ओके बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। सुनो अब ध्यान से मेरी बात। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। पेपर में आया नहीं बनेगा तो नहीं ही बनेगा, इसमें कुछ आप कॉपी पेस्ट भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि ग्राफ आपके पास एक ही होता है और बहुत उसमें माइन्यूट सी चीज़ें, बहुत माइनर से चीज़ें होती है जो कि कॉपी करने, अगर आपको चीज़ें नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो आप पक्की बात है चीटिंग भी करोगे ना इस पार्ट का तो भी गलती करोगे आप लोग। वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोलता चीटिंग करने के लिए, लेकिन खुदा ना खासा अगर आपको करना पड़े तो भी आप इसमें गलती कर दोगे, सही बता रहा हूँ, तो भी गलती कर दोगे सर। वैसे तो हमें बिल्कुल नौबत नहीं आनी चाहिए ये सब फालतू चीज़ों के लिए, हम पे इतना सक्षम हम खुद ही हो जाए कि 90 बार हमारा खुद आ जाएगा, है ना। हम लोग इतना अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत गलती होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और स्पेशली इस पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है सर। अलग अलग इक्वेशन बनाना, ग्राफ बनाने लग जाना, या आप सीधा नेट पे गूगल करना सर, सीधा सिंपल गूगल करना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा लिख देना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल्स, ऐसा कुछ भी लिख देना, क्वेश्चंस या एग्जांपल्स बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास आंसर्स के साथ, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ो। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको ग्राफिकली शो करना है। कैसे करेंगे भैया ग्राफिकली शो करने के लिए, देख भाई सुन ध्यान से, यहाँ पे मुझे बस थोड़ा सा स्पेस, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस ग्राफ में पहुँचने से पहले इन दो दीवारों से गुजरना पड़ता है। कैसे भैया, देख भाई पहला इक्वेशन क्या कहते थे, x+3y = 6। इसके लिए आप एक पहले डब्बा बनाना एक्स वाई का, ठीक है। दो बहुत होते हैं पर मैं आपको बोलूँगा 3 तक जाने के लिए ज़्यादा क्लैरिटी आती है, दो में थोड़ी कम क्लैरिटी होती है, मैं आपको बोलूँगा 3 तक जाने के लिए। यहाँ पे भी आप बनाओगे x का y का, 1 2 और ये 3, ठीक है, इतना ऐसे करोगे, ठीक, ओके भैया ठीक है। 3 हमने दोनों के लिए डब्बे बना दिए। अब आगे क्या, आगे ये वाला किसके लिए भैया बनाया आपने, इस वाले के लिए मैंने बनाया एक आपका बनाया मैंने, किसके लिए, एक बनाया मैंने x+3y = 6 के लिए। ओ भाई क्या हो रहा है ये, हाँ अब ठीक है ना। ये एक इसके लिए बनाया मैंने, और दूसरा मैंने बनाया आपका ये 2x - 3y = 12 के लिए, ठीक है। परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल भैया एकदम परफेक्ट है। आप बताओ आगे क्या करना है, आप भैया बताओ बस आगे करना क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनो बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आपको ना सिर्फ ये x और y में से एक को अकेला करना है। भैया अकेला करना है मतलब समझ नहीं आया है भैया क्या बोलना चाहते हो आप। अकेला करने का मतलब है आपको इसमें से किसी एक को अकेला करना है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो x+3y = 6 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भैया, मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, कैसे, x = 6 - 3y, बोलो हाँ या ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो भाई। x = 6 - 3y क्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, भैया लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, +3y उधर से माइनस क्या हो गया, बस और कुछ नहीं सुनना था, ये सुनना था। यहाँ पे अकेला कौन सा हुआ भैया, x को आपने अकेला कर दिया तो ठीक है, x को अकेला किया ना, x को पराया किया ना, तो भाई उसी की सुनेंगे। हम लोग y में थोपेंगे, क्या थोपेंगे, y में हम लोग 0 थोपेंगे, अच्छा, y में हम लोग 1 थोपेंगे, अच्छा, y में ही हम लोग 2 थोपेंगे, भाई यही 3 थोपेंगे, हाँ जी हमेशा यही 3 को थोपना है, 0 1 2 को थोपना है भैया, और कुछ नहीं थोप सकते, थोप सकते हो लेकिन मैं आपको स्टिक रहने को बोलूँगा इन्हीं तीनों पे, क्योंकि ना आपको फिर इनमें दिमाग नहीं लगाना होगा, बेशक आंसर पॉइंट में आ जाए, बेशक इसके आगे जो भी बोलूँगा उनमें आंसर्स पॉइंट में आ जाए, x की वैल्यू पॉइंट में आ जाए, y में 0 1 2 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में हमारे पास प्रॉपर असली ग्राफ आता है जहाँ पे हमें बॉक्सेस होते हैं, डब्बे डब्बे बने होते हैं, हम बहुत ईजिली उसमें प्लॉट कर सकते हैं। एक अगर 3.4 सेंटीमीटर भी है तो 5 का जो हल्का सा डार्क लाइन होता है उसकी जस्ट एक
जो होता है पीछे वो 4 होता है, तो 3.4 भी हम बहुत ईजीली उसमें पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो पॉइंट में है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहाँ से ग्राफ इजीली बना देंगे। अब देखो जब मैं 0 पुट करूँगा y की जगह तो आंसर क्या आएगा भैया, 3 0 0 और 6 में से 0 गया तो 6 बचता है, बहुत अच्छे। अच्छा 1 पुट करूँगा तो भैया 3 1 3, 6 में से 3 पुट करूँगा तो 3 आता है, बहुत बढ़िया। भैया y की जगह 2 पुट करूँगा तो भैया 3 2 6, 6 में से 6 गया तो 0 आता है, तो यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा। वाओ अमेजिंग। क्या आप ऐसे ही क्या आप इधर का भी बता सकते हो? बिल्कुल भैया, इसमें से भी एक को अकेला करो। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने, और भैया यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग x को हम लोग उधर भेजते हैं, y को इस बार अकेला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x को अकेला कर दिया था बेचारे को, इस बार y को करके देखते हैं। ठीक है भाई कर दो, y को करेंगे तो 12, ये उधर चला जाएगा माइनस का 2x, और ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। बिल्कुल सही भैया, एकदम परफेक्ट। तो देखो भाई क्या करना है, सिंपल, अब x की जगह वैल्यूज पुट करने हैं। क्या पुट करना है? पुट 0 1 2, क्या 0 1 2, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा भैया, 0 पुट करेंगे तो 2 0 से 0 होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा 12/3, और ये आपका कट के कितना आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आया 4। अच्छा भैया ठीक है। भैया आपने यहाँ पे इतना ओरल में क्यों किया? भाई मैं चाहता था मैं तो सीधा आंसर लिख देता। आप इस लेवल पे हो अभी 10th क्लास में, जिसमें ये सब ओरल होना चाहिए। मतलब भैया अभी जैसे 1 पुट करूँगा तो मैं कुछ ऐसा करता, 1 किया, मैं माइंड में इसका कैलकुलेशन करता, 2 1 2, 12 में से 2 गया, 10 बचा, 10/3, 10/3, मैं ऐसा लिख देता 10/3, जो कि 3.33 समथिंग होता है, 3.3 होता है, मैं ऐसा लिखता है यहाँ पे। ओ भैया इतना जल्दी करना होगा? जी बिल्कुल, आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, इसलिए रोज़ सुबह उठ के एक कोई कैलकुलेशन ज़रूर करना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी कुछ भी, लेकिन करना ज़रूर। अच्छा 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 12 में से 4, ये 8 में से 8/3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 8/3, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 जा 6.20, 3 6 जा 18, 2.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, रफली 2.6 समथिंग आएगा। तो ऐसे हमें पॉइंट में इनको चेंज करना है। भैया अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। अच्छा कैसे भैया? देखो भाई ध्यान से देखो, ग्राफ में कैसे पुट, इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है, इनके सेम ग्राफ में मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँगा। देखो इनकी टेबल कुछ और बन रही है, यहाँ पे देखो 0 2 6 0 ऐसा कुछ बन रहा है, मेरा कुछ और ही बन रहा है। इनका दूसरा टेबल भी देखो 0 -4 3 -2, मेरा कुछ और ही बन रहा है, लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। आंसर क्या? एक ही पॉइंट पे टच हो रहा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बना रहा होता है, यूनिक सॉल्यूशन बना रहा होगा। देखो भाई कैसे, देखो भाई कैसे, पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं। पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। क्या है? x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है ना। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे ये 6 है ना, ये वाली 6 है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, मतलब y में तो ऊपर उठाई नहीं, ये y एक्सिस होता है, x एक्सिस इतना तो पता ही है ना। हेलो अब मत बोलना भाई ये सब नहीं पता होना चाहिए। देखो तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे। ठीक है भैया, इसको मार्क कर दिया। आगे बताओ, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको येलो करते हैं। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब आगे है मेरे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू कहाँ पे गया है? 3 पे, और y की वैल्यू कहाँ पे गया? 1, मतलब ऊपर उठाएंगे 1 तक, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है भैया बिल्कुल सही है। आगे बताओ, आगे है मेरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y यहाँ पे 2 पे है ना, ये 2 है, तो ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे रुका, और यहाँ से ऊपर गया y की वैल्यू 2 तक, मतलब यहाँ तक। देखो ब्रैकेट में लिखा भी है 0, पहले x एक्सिस आता है। कोऑर्डिनेट जब भी हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनेट्स, तो x और y ऐसे लिखते हैं, मतलब पहला x दूसरा y। जैसे इसको a बोला मैंने, तो a में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। उसके बाद ये एक पॉइंट मैंने पकड़ा, जो कि इन लोगों ने नहीं लिया था, मैंने खुद से लिया है ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, आप लोग भी लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं मान लो b मान रहा हूँ, और इसमें मैंने लिखा क्या, या चलो इसको c मान लेते हैं, इन्होंने इसको b माना है तो मैं इसको c मान लेता हूँ। पर सीरियल ऑर्डर में चलोगे तो इसको ही b मानना, पर मैं अभी के लिए इसको c मान लेता हूँ। ठीक है, इसको c मानोगे तो यहाँ पे क्या क्या बना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, बिल्कुल सही है भैया, एकदम परफेक्ट। अगले में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, बहुत सही भैया, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, समझ गए? तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी कौन सी लाइन बन रही है भैया? अगर ध्यान से देखेंगे तीनों पॉइंट का मिलाएंगे तो ये एक सीधी लाइन ये वाली बन रही है। बिल्कुल सही बोले, यही वाली बन रही है। आगे चलो, आगे मेरे पास क्या है? आगे है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0,
वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 है, -4 है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ओ सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई यहाँ पे। क्या, यहाँ पे जब मैं इसको चेंज कर रहा था ना, ये मुझे कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए था। कैसा भैया, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं चेंज करता, दूसरे कलर से करता, आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, इसको अगर मैं चेंज करता, ये माइनस वाला मैं इधर लाता, 12 को उधर भेजता, मतलब मैं 2x लिखता, 12 को उधर लेके जाता, माइनस का 12 लिखता, इक्वल टू में मैं प्लस का 3y लिखता, ऐसा लिखता। फिर 3 को मैं नीचे डिवाइड में भेजता, मतलब 2x माइनस का 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू y। मैं कुछ ऐसा करता, ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिखता। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है, 2x माइनस 12/3, यहाँ पर 12 माइनस 2x माइनस अपॉन 3। भैया क्या हो गया, ठीक तो है, बहुत कम डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ 3 माइनस 2 तो ये होता है माइनस, ये होता है 1, लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 माइनस 3 तो ये होता है -1। डिफरेंस देख लो, सेम डिजिट में अगर आप आगे पीछे कर दोगे माइनस में, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 3 + 2 5 ही होता है, और 2 + 3 भी 5 होता है, लेकिन माइनस में बहुत डिफरेंस है। 3 माइनस 2 1 होता है, लेकिन 2 माइनस 3 -1 हो जाता है। वैसे यहाँ पे आप जब इसको घुमा दोगे, 2x को आगे लाए, 12 को पीछे भेजा, तो सर ये बहुत चेंज हो गया, यहाँ पे साइन का चेंज हो जाएगा। मतलब देखो, जब आप 0 पुट करोगे x की जगह पे, तो आपका 4 तो आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा। किसका 4? माइनस का 4 आएगा। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे ये वाला पार्ट तो मेरा 0 बन जाएगा, और ये 3 4 जा 12 होगा, तो माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, माइनस का 4, क्योंकि नेगेटिव भी है। हाँ भैया, एकदम ठीक बोले आप। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे अगला क्या था, x की जगह 1। यहाँ पे जब x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2, तो 2 12 माइनस करोगे तो माइनस का 10 बचता है, तो -10/3, तो ये माइनस का 3.3 बनेगा, और ये माइनस का 2. सब नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो वही बना है यहाँ पे, पहले में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ठीक है, अगला क्या बोला है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3.3, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू +1, ये वाली 1 +1, और y की वैल्यू माइनस में 3.3, मतलब नीचे जाएंगे 3, और 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट 3.3। ठीक है, 3 डब्बे हम लोग आगे आ गए, 3 डब्बे आगे। ओके भैया, आगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2.6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2.6। यहाँ पे नीचे जाएंगे 2.6, मतलब ये डार्क लाइन जो जा रही है, देखो ये वाली, आपको पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो, अब दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो, ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, ये डार्क लाइन जा रही है पांचवे की, ये वाली पांचवा। मुझे 2.6 चाहिए, मतलब इसके नीचे वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, 2.6, और इतनी बारीकी से कोई नहीं देखता, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। वो पेन का जो नोक दबाते हो वही इतना गाढ़ा होता है, 2 यूनिट अपने आप, 2 डब्बे अगर मैं यहाँ बनाऊँगा, 2 डब्बे अपने आप ये कवर कर लेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हमने जो बनाया था, इसमें हमारा एक था 2 और एक था 2.6, माइनस में 2 और 2.6, तो हमारा बन गया, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2.6। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो, सॉरी 1 मिनट हो गया। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, ये वाली आपकी लाइन बन रही है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये 3 डॉट्स से बन रहा है, ये 3 डॉट्स को अगर मिलाऊंगा तो ये वाली लाइन बन रही है हमारी। ठीक है, समझ आया? हेलो, समझ आया बात क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये 2 लाइन ही है जो मीट हो रही है ना। मैं 3 पॉइंट बनाऊँ या 2 पॉइंट बनाऊँ, मीट वही होगा जो होना था। तो ये कहाँ पे मीट हुआ, यहाँ पे मीट हुआ है, जो कि क्या है, हमारा एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि है हमारा क्या, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको अलजेब्रिकली भी इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। भैया कैसे? अरे देख लो, यहाँ पे A1 क्या बोलोगे भैया, A1 तो हम लोग 1 बोलेंगे, ठीक है। A2 क्या बोलोगे, 2। B1 क्या बोलोगे भैया, B1 हम बोलेंगे 3, और B2 क्या बोलोगे, -3। B1 बोलेंगे 3 और B2 बोलेंगे -3। खुद देख लो क्या ये इक्वल है भैया, नहीं, ये तो कट के -1 आ रहा है, 1/2 और -1, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो बस अलजेब्रिकली भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये चीज़ इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल।
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट्स वाई इट्स मेकिंग व्हाट यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। एकदम क्लियर है, ग्राफ के थ्रू, अलजेब्रा के थ्रू, हर तरीके से मैंने आपको चीज़ों को इंटरलिंक करके समझा दिया है, ठीक है। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है ना, इसमें ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लो और मैं चाहूँगा कि आप इसका खुद से ग्राफ बनाओ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको और लोड नहीं बढ़ाना चाहता। मैं आपको चाहता हूँ कि आप जितना भी मैंने करवाया आप इसका पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, वरना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करो और खुद से आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट करते जाओ। ये तो आपके एनसीईआरटी में अभी बता रहा हूँ वहाँ पे, बस ये 2 क्वेश्चन आई हो आपने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन ग्राफ में, क्योंकि मैं इसलिए इसमें से दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में ज़रूरी है ज़्यादा क्वेश्चंस करना। और एनसीईआरटी में आप लोग कौन सा करोगे, देखो भाई एनसीईआरटी में आप लोग करोगे, 1 मिनट रुक जाओ, चलो ये 7 छोड़ो, एग्जाम्पल में है कोई, ओके, ये एग्जाम्पल 2 को आपको ग्राफ के थ्रू बनाना है, ठीक है। और ग्राफ के थ्रू बना के आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्या बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा है, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सॉरी पैरेलल लाइंस बन रहा है, नो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है आप लोग मुझे बताओगे इसमें ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये आपका ये एक होमवर्क है, मैंने आपको 5 दिए थे, 5 के साथ ये एक मिला लो, छठवां, और पीपीटी में जो है मेरे, इसमें मैंने आपको 2 दिए, ये वाला 7वां, ये एक होमवर्क है आपका, और एक ये वाला 8वां, टोटल 8 मैंने दिए हैं आपको। हाँ मुझे पता है किसी किसी में सब पार्ट्स भी है, लेकिन मोटा ऊपर से मोटा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ओके भाई, तो विद दिस नोट ये वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा लंबा टाइम हो चुका है हमारा, 1 घंटा 20 मिनट 21 मिनट हो चुका है, तो इसको और स्ट्रेच नहीं करेंगे, आपको भी थोड़ा सा लोड कम देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। विद दिस नोट आज की वीडियो को कर देंगे यहीं पे समाप्त, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नया वीडियो, एक और टॉपिक के साथ, होमवर्क जो दिया कर लेना, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, ओके जाओ, बाय बाय।